वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 2021 में टोटल आपके एग्जाम 133 शिफ्ट में कराए गए थे, जिसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में 28/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग 28/1/2021 के शिफ्ट 1 के सारे मैथ के प्रश्नों के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बाकी जो भी आपको यहाँ पर पीला में देखने को मिल रहा है वो सारे शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन इस चैनल पर पहले ही करा दिए गए हैं। तो ये सारे वीडियो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते आज के प्रश्नों की ओर। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त शेष जो है क्या हो जाए, समानुपाती में यानी कि परिवर्तन हो जाए। तो यहाँ पर जो है इस तरीके के प्रश्न को इस तरीके से बनाया जाता है, जैसे कि 23 मान लेते कि सभी में से हमें क्या घटाना है, यक्स घटाना है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 40 माइनस यक्स इक्वल टू आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा 57 माइनस यक्स बाई आपका 108 माइनस यक्स होगा। तो यक्स का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, बाई ऑप्शन पुट करके देखेंगे। जो भी ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा वही ऑप्शन होगा, आंसर आपका होगा। इसे अगर आप इसे बेसिक से बनाने के लिए जाएंगे तो काफ़ी ये लंबा चला जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट पे आपका टूटेगा, जो कि काफ़ी ये दिक्कत आपको करेंगे। तो इस तरीके के प्रश्न हमेशा बाई ऑप्शन बनाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर जो है सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर 8 दिया गया। तो 23 में से 8 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पर आपका 15। फिर 40 में से 8 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 32, यानी कि यहाँ पर 15/32। तो क्या इधर भी 15/32 आएगा, हम लोग चेक करेंगे। तो 57 में से 8 जाएगा तो आपका कितना आएगा 49। 108 में से आपका 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा 100। तो क्या ये 15/32 ये बनेगा, नहीं बनेगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे तो 23 में से 2 जाएगा 21, 40 में से 2 जाएगा 38, यहाँ पर से 57 में से 2 जाएगा आपका 55 और 108 में से 2 जाएगा 106। तो क्या ये 21/28 इधर बनाएगा, नहीं बनाएगा, यानी कि आपका दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर चेक करेंगे पुट करके तो 23 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा आपका, तो 23 में से 6 जाएगा तो 17, 40 में से 6 जाएगा तो आपका 34 इक्वल टू आपका 57 में से आपका 6 जाएगा तो कितना बचेगा 51, 108 में से 6 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 102। 17 से 34 आपका 2 बार में, 51 से 102 2 बार में, इधर भी आपका 1/2, इधर भी 1/2, 1/2, 1/2 बराबर बन रहे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो इसी तरीके से आप हमेशा इस तरीके के प्रश्न को बाई ऑप्शन में बनाया करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आयताकार आंगन 18 मीटर 72 सेंटीमीटर लंबा और 13 मीटर 20 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस पर सभी समान आकार वाले वर्गाकार टाइल लगाए जाने हैं। आवश्यक टाइलों की न्यूनतम संभावित संख्या कितनी है, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आयताकार जो आपका आंगन है उसकी लंबाई कितनी है 18 मीटर 72 सेंटीमीटर। तो टोटल को क्या कर देंगे, सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। तो 18 मीटर यानी कि 1800 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो 18 मीटर यानी कि 1800 सेंटीमीटर प्लस 72 यानी कि लंबाई कितनी है 1872 सेंटीमीटर। उसी तरीके से चौड़ाई कितनी हो जाएगी 1300 प्लस 20 यानी कि 1320 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई, ये आपकी क्या हो गई चौड़ाई, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है। तो इसका जो है अगर हमें उस जो है वर्गाकार जो टाइल्स बिछाई जाएगी उनका अगर लंबाई, भुजा की लंबाई अगर निकालनी है तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों का एचसीएफ लेना होगा, यानी कि क्या लेना होगा महत्तम। क्या लेंगे हम लोग, एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ जो है निकालने का आसान तरीका क्या होता है, तो पहले तो यहाँ पर डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा इन दोनों का, तो 2 आपका आएगा। फिर यहाँ पर आपके कितने आ जाएंगे, 7 में से 2 गया 5 और आपका 18 में से 13 गया तो 5, यानी कि 552। तो 552 का अगर हम लोग देखेंगे तो ये आपका क्या होता है, हम लोग देखेंगे कि ये जो है क्या ये दोनों संख्या 552 से कट रही है, नहीं कट रही है। तो 552 का कोई एक गुणज, सबसे बड़ा गुणज जो इन दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करेगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही आपकी क्या होगी, इन दोनों का एचसीएफ होगा। तो 552 का गुणज एक आपका क्या बनता है, यहाँ पर से 24 दूनी 48, आपका 5 2 7 24 से 72, यानी कि ये 24 से कट रहा है। तो इसे चेक कर लेते क्या ये 24 से कटेगा, तो 24 से तो ये आपका कट रहा है, 24 से ये कटेगा या नहीं, इसे चेक कर लेते हैं आपका
24 आपका 8 7 15 15 2 17 1 18, तो ये आपका 24 से कटेगा और ये भी 24 से कटेगा, यानी कि इन दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा 24। यानी कि जो टाइल्स बिछाई जाएगी उसके जो है भुजा की लंबाई कितनी आ गई 24 आ गई। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया टाइल्स के यानी कि एक टाइल्स के एरिया से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो आपका टाइल्स की न्यूनतम संख्या आ जाएगी। तो 1872 इंटू हम लोग क्या कर देंगे 1320 बटा एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई थी 24, हमें वर्गाकार का एरिया चाहिए तो भुजा का स्क्वायर कर देंगे यानी कि 24 इंटू 24 हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। 24 से काटेंगे 132 को तो कितने बार में चला जाएगा यहाँ पर आपका, यहाँ पर 24 आपका 24 बचे 120 और आपका यहाँ पर 120, 24 बचे फिर 120, 24 से फिर काटेंगे यहाँ पर आपका कितने बार में चला जाएगा 6 से पहले काट के देख लेते हैं, यहाँ पर 4 फिर यहाँ पर 6 3 18 12 चौक 72, 4 से काटेंगे तो ये आपका 4 7 28 4 8 72, 78 इंटू 55 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, पहले तो 8 25 40 यानी कि काई अंक 0 आना चाहिए, यहाँ पर 0 है हो सकता है, यहाँ पर 2 है नहीं होगा, 5 है नहीं होगा, 4 है नहीं होगा, एक ही ऑप्शन यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। यानी कि कितने आएगी न्यूनतम टाइल्स की संख्या 4290 आएगी टोटल टाइल्सों की संख्या। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते जरूर चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक सेना शिविर में 425 पुरुषों के लिए 30 दिन का खाद्य सामग्री यानी कि खाने योग्य जो है आपका खाद्य सामग्री है। हालांकि शिविर में 375 पुरुषों ने ही भाग लिया, यानी कि 455 लेना था लेकिन 375 लोगों ने ही भाग लिया। तो अब जो है खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त होगी आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब आपसे जो है टोटल वर्क पूछा जाए या फिर टोटल खाद्य सामग्री जो भी रहे तो हम लोग क्या कर देते हैं मैन इंटू डेज करते। तो आदमियों की संख्या कितनी है 425 और दिनों की संख्या कितनी है 30, और इसी टोटल खाना को जो है अब कौन खाएंगे 375 पुरुष मिलकर खाएंगे, कितने दिनों के लिए खाएंगे वो हमें निकालना है, तो उसे डी से डिनोट कर देंगे, हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हल करेंगे 15 से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये आपका 15 दूनी 30 15 पचे 75, 25 से काटेंगे तो आपका 25 1 12 5 17 25 7 175। तो डी बराबर आपका यहाँ पर से कितना आ जाएगा 17 दूनी 34 दिन, ये आपके दिनों की संख्या आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए आंकड़ों में यदि 30 के स्थान पर 100 कर दिया जाए तो दोनों माध्यिकाओं के बीच का अंतर क्या होगा। यानी कि जो अभी पहले यहाँ पर नंबर दिया गया उनके अनुसार माध्यिका, फिर हम लोग क्या करेंगे उसके बाद 30 के जगह 100 पुट कर देंगे, ये जो आपका यहाँ पर 30 नंबर है उसके जगह 100 पुट कर देंगे, फिर आपकी माध्यिका क्या आएगी, जो दोनों माध्यिका आएगी उनका अंतर पूछा जा रहा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे माध्यिका यानी कि मीडियन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी संख्याएं दी गई उसे असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है 10, 10 के बाद आपकी कौन सी है 20 है, 20 के बाद आपकी 30 है, फिर 40 है, फिर आपकी 50 है, 60 है, 70 भी आपकी है, 80 है, फिर 90 है। यानी कि टोटल जो है 3 3 6 3 9 3 3 6 3 9, यानी कि टोटल कितने संख्याएं हैं 9 संख्या। तो 9 संख्या में से बीच की संख्या कौन सी होगी, तो बीच की संख्या जो आपकी 5th नंबर पे संख्या होगी वही क्या होगी बीच की संख्या होगी, और जो बीच की संख्या होती है वही आपकी क्या होती है माध्यिका यानी कि मीडियन होती है। तो ये आपका 4 संख्या यहाँ पर, 4 संख्या यहाँ पर, बीच की संख्या ये आपकी ये है, यानी कि ये 5वां नंबर पे ये संख्या आ रही है, यानी कि जो संख्या दी गई है उनके अनुसार माध्यिका कितनी है 50 है। लेकिन अब बोला जा रहा है कि इस 30 के जगह क्या कर दे 100 लिख दे, यानी कि इस तरीके से पहले तो आपका 10 से ही शुरुआत होगा 20, लेकिन अब 30 नहीं रहा, 30 के जगह 100 हो गया, तो 100 सबसे अंतिम में लिखाएगा। तो अगला क्या आएगा आपका 40 50 60 70 80 90, 30 के बदले हम लोगों ने क्या लिखना है 100 लिखना है। तो यहाँ पर आपकी 100 आ गई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इनमें से बीच की संख्या ढूंढेंगे। तो बीच की संख्या कौन सी होगी 5वां नंबर पर जो होगा, तो 3 2 5, यानी कि 5वां नंबर पर अब कौन सी संख्या आ रही है 60 आ रही है। यानी कि पहले बार में माध्यिका कितनी थी 50, दूसरे बार में माध्यिका कितनी है 60, दोनों का हमें क्या चाहिए डिफरेंस यानी कि अंतर चाहिए। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 60 और 50 का, तो 10 होगा, कितना होगा 10। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक निश्चित राशि का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज
उसी राशि के 9% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज से 96 रुपये अधिक है, तो राशि क्या है? तो राशि यानी कि प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो कोई भी मूलधन खुद में कितना प्रतिशत होती है? 100% होती है, यानी कि हमें क्या चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए। तो हमें तो 100% का वैल्यू चाहिए, लेकिन हमें पता तो चलना चाहिए कि 1% या 2%, यानी कि परसेंट में वैल्यू कितना है रुपये का। तो किस तरीके से निकालेंगे? यहाँ पर सबसे पहले दिया गया कि 8% के हिसाब से 3 वर्ष का साधारण ब्याज। तो अगर 1 साल में 8% का ब्याज लगता है तो 3 साल में कुल कितना ब्याज लग जाएगा? तो 8 तिया 24%। फिर यहाँ पर बोला गया है कि 9% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज। तो अगर 1 साल में 9% लगता है तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18%। तो इन दोनों साधारण ब्याज का अंतर प्रतिशत में कितना है? तो 24 और 18, अंतर कितना हो जाएगा? 6% का। और रुपये में यहाँ पर कितना अंतर दिया गया? 96 रुपया दिया गया। तो यहाँ पर से 1% का हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। हल करेंगे, 6 से काटेंगे 96 को तो 16 बार में चला जाएगा, यानी कि 1% का वैल्यू कितना है? 16 रुपये। हमें क्या चाहिए? 100% का वैल्यू चाहिए। तो अगर 1% का वैल्यू 16 रुपये तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1600 रुपये, यानी कि मूलधन कितना है? 1600। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर आपका क्या है? इससे सबसे पहले हमें जो है ये संख्याएं दी गई है, ए और बी का। यहाँ पर ए और बी दिए गए और आपसे क्या पूछा जा रहा है? बी का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? ये जो संख्याएं दी गई है फ्रैक्शन में, उन्हें हमें क्या करना होगा? इसका रैशनलाइज करना होगा सबसे पहले। तो रैशनलाइज करने का मैंने पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता चुका हूँ कि रैशनलाइज करने का जो है डायरेक्ट तरीका होता है कि ऊपर का सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे? होल स्क्वायर कर देंगे। ऊपर का क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। नीचे का क्या करेंगे? अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। अलग अलग संख्याओं को अलग अलग स्क्वायर कर देंगे। और बीच में अगर प्लस है तो इसे क्या कर देंगे? यहाँ पर माइनस कर देंगे। अगर बीच में प्लस है तो क्या कर देंगे? माइनस। अगर माइनस रहता तो माइनस ही रहने देते, लेकिन प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब क्या करेंगे? हल करेंगे। तो ऊपर का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 तिया 9 पचे 45 और 5 पचे 25। तो 45 और 25 आपका कितना हो जाएगा? तो 4 2 6 1, यानी कि 5 5 10, 70 हो जाएगा। 70 माइनस 2ab, तो 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 आपका कितना हो जाएगा? 30√5 बटा नीचे में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से? तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9 पचे 45, 45 5 पचे 25, तो 45 में से 25 जाएगा तो आपका कितना बचेगा? यहाँ पर से आपका 20 बचेगा। कितना बचेगा? 20। और बराबर में आपका क्या दिया गया? a+b√5 दिया गया। यहाँ पर इसे जो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 70/20 लिखा जा सकता है, माइनस 30/20, ये आपका क्या था? 30√5 था। बराबर आपके क्या है? a+b√5 है। अब यहाँ पर से हल करेंगे, 0 0 चला गया, ये 0 0 चला गया। ए का वैल्यू यहाँ पर से आपका कितना आ गया? 7/2। और बी का यहाँ पर से वैल्यू कितना आ गया? क्योंकि यहाँ पर √5 सेम है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/2, यानी कि यहाँ पर माइनस है तो माइनस 3/2। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? -3/2 होगा। ये आपका आंसर है। अगर आपसे ए का पूछा जाता तो ए का आपका कितना हो जाता? 7/2। तो अगर ए का पूछा जाता तो 7/2, लेकिन बी का पूछा जा रहा है तो ये आपका आंसर होगा -3/2, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नल ए जो है एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, नल बी जो है 8 घंटे में भर सकता है, और नल सी जो है इस टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नल एक साथ खोल दिए जाते तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले बोला गया कि ए जो है 6 घंटे में भर सकता है, बी जो है 8 घंटे में भर सकता है, और सी जो है 4 घंटे में खाली कर सकता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे, 6 का 4 का और 8 का। एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पर से 24। 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4, 8 से डिवाइड करेंगे 3 और 4 से डिवाइड करेंगे 6। लेकिन ये जो सी है वो क्या है? खाली करने वाला नल है, यानी कि ये क्या है? माइनस। यहाँ पर माइनस सी से डिनोट कर देते ताकि हमें याद रहे कि यह खाली करने वाली नल, और ये दोनों क्या है? भरने वाली नल की कार्य क्षमता है। तो यहाँ पर जो है टोटल भरना कितना है? तो टोटल हमें जो है 24 यूनिट भरना है, और तीनों मिलकर, क्योंकि हमें समय चाहिए और बोला गया है कि तीनों एक साथ खोल दिया गया नल है, तो अगर तीनों मिलकर भरेंगे तो 1 घंटे में कितना भर लेंगे?
1 घंटे में 4 और 3 7 यूनिट भरा जाता है, लेकिन उसी घंटे में 6 यूनिट क्या कर दिया जाता है, सी के द्वारा खाली कर दिया जाता है। यानी कि अगर 7 यूनिट भरता है तो उसमें से 6 यूनिट खाली कर देता है, तो भरता कितना है, तो 7 - 6 यानी कि प्रत्येक घंटा 1 यूनिट भरा जाता है तीनों को मिलाकर। तो भरना कितना है, 24। अगर प्रत्येक घंटा 1 यूनिट भरा जाता है तो 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा समय, 24 आवर, यानी कि 24 घंटे में क्या कर लिया जाएगा, उस टंकी को पूरा भर लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक पर्यवेक्षक द्वारा मीनार के पाद बिंदु की ओर आ रही दो कारों जो एक दूसरे से 120 मीटर की दूरी पर है को देखे जाने पर बने अब नमन कोण अल्फा और बीटा इस प्रकार है कि अल्फा जो है बीटा से बड़ा, tan अल्फा बराबर √3 है, tan बीटा बराबर 1/√3 है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। तो यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा का डिग्री में वैल्यू निकाल सकते हैं। तो tan के कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो tan 60 का मान आपका √3 होता है, यानी कि tan अल्फा का यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। उसी तरीके से tan के कितने डिग्री का मान जो है, tan कितने डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री का मान होता है, यानी कि बीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। फिर यहाँ पर से बोला गया है कि एक मीनार है, मीनार के शीर्ष से जब दो बिंदुओं पर देखता है, एक बिंदु मान लीजिए कार को यहाँ पर देखा, दूसरी बार यहाँ पर देखा, और यहाँ पर इसे क्या कर देते, पद से इसे मिला देते। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी दी गई है, 120 मीटर दी गई है। और ये आपका क्या रहेगा, ये आपका बीटा रहेगा, ये आपका क्या रहेगा, अल्फा रहेगा, क्योंकि नज़दीक वाले डिग्री बरा रहते हैं। तो यहाँ पर आपके कितने हो गए, ये आपके कितने हैं 60 डिग्री, ये आपके कितने हैं 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए। तो मैंने जो है पहले वाले वीडियो में काफ़ी बार बता रखा है कि 60 डिग्री के सामने वाली भुजा की लंबाई कितनी होती है, √3। ये आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 1। फिर लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, 30 डिग्री पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। 30 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होती है, 1 यूनिट होती है, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, √3। और ये जो है पूरा कितना रहेगा, ये जो है अगर ये आपकी 1 यूनिट रहती है, 30 डिग्री के सामने वाला 1 यूनिट, तो ये आपका कितना रह जाता है, √3 यूनिट रहता है। कितना रहता है, √3 यूनिट। कितना रहेगा, √3 यूनिट रहेगा। तो अगर 1 यूनिट का वैल्यू √3 है तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा, √3 × √3 यानी कि 3 हो जाएगा। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, यानी कि 2 बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर से 2 बराबर आपके 120 है। कितने 120 है, तो 1 बराबर कितने हो जाएंगे, 60। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 60 मीटर। 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 60 मीटर आ गया। हमें क्या चाहिए, 1 यूनिट बराबर, यहाँ पर हमें हाइट चाहिए इसकी, तो 1 यूनिट बराबर कितना यहाँ पर था, लंबाई √3 मीटर था। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 60 मीटर है तो √3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 √3 मीटर। ही कितना हो जाएगा, 60 √3 मीटर। ये आपकी मीनार की लंबाई होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो हल करेंगे हम लोग। आपका क्या है, यहाँ पर 7/9 है, इंटू आपका क्या 21/5 है, इंटू आपके 25 है, इंटू ये आपका क्या है, a² - b² है। तो a² - b² आपका क्या होता है, a + b a - b होता है। तो पहले a + b यानी कि 65 + 55 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 120। अब 65 - 55 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, पहले जो हम लोग प्लस किया था फिर यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। हल करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 से 10 आपका 2 बार में, 3 से 9 3 बार में, ये 7 बार में, फिर 3 से आपका 120 40 बार में। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा आपका, 25 चौक 100, 100 आपका 200, तो 2000, 749 दूनी 98, यानी कि 98,000 आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हल करने पर इतना आंसर आया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक राशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित की जाती है। 2 क्रमिक वर्षों का ब्याज जो है, चक्रवृद्धि ब्याज 225 रुपया और 236.25 रुपये था। तो ब्याज की दर कितनी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करना कुछ नहीं होता है, जब 2 क्रमिक वर्ष का ब्याज दिया हो रहा है और आपसे रेट पूछे यानी कि दर पूछे
तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के ब्याज का अंतर निकालेंगे, यानी कि डिफरेंस निकालेंगे। तो ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा यहाँ पर आपका, तो यहाँ पर 5 6 5 11, यानी कि 11.25। और हम लोग क्या करेंगे, इसे तुलना किससे करेंगे, इस छोटे वाले ब्याज से, यानी कि ये जो आपका अंतिम ब्याज है उसके पिछले वाले ब्याज से तुलना करेंगे, किससे, 225 से। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 शून्य, यानी कि ये कट जाएगा। 225 से काटेंगे तो कितने बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 25 25 125, यानी कि 5 बार में कट जाएंगे। तो रेट आपका कितना आ गया यहाँ पर से, 5% आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 6 अंकों की संख्या ये दी गई है, 6 से विभाज्य है, जहाँ a सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो a का मान ज्ञात कीजिए कि कितना होगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, और वो किससे होनी चाहिए, 6 से कटनी चाहिए। तो ये संख्या पूरी 6 से कटनी चाहिए। तो 6 से कटने का नियम क्या होता है, वह संख्या 3 से भी कटनी चाहिए और 2 से भी कटनी चाहिए। और 2 से कटने का नियम क्या होता है कि इकाई अंक, अगर 2 से कोई भी संख्या कटने का नियम होता है कि अगर वह इकाई अंक 2 से कट रही है, अगर वह इकाई अंक 2 से कट रही है तो वह पूरी संख्या 2 से कटेगी। और 3 से कटने का नियम ये होता है कि जो भी संख्या दी गई है उनके डिजिट का सम अगर 3 से कट रही है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्योंकि बोला जा रहा है कि ए की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो ए का जो है सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या क्या होगा, क्या रखे कि वो 2 से कटे, तो 2 ही रख लेते। क्या हम लोग अब चेक करेंगे, क्या ये 2 रखने पर इनके डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तभी तो यह 6 से डिवाइड होगी। तो हम लोग चेक कर लेते। तो 8 7 15, 15 9 आपका कितना हो गया, 15 9 24, 3 27, 27 और 7 34, 34 और 2 आपका कितना हो गया, 34 और 2 36, 36 क्या होगा, 3 से कटेगा। तो ये पूरी संख्या क्या होगी, अगर ये 3 से कट रही है, 2 से कट रही है, तो पूरी संख्या 6 से भी कट रही है। तो ए का जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस समलंब चतुर्भुज यानी कि ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है और असमानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर के बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी कि क्या क्या दिया गया, मैं यहाँ पर पहले इस तरीके से बता दे रहा हूँ कि ये आपका ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज हो गया आपका। ये आपकी क्या है, पैरेलल साइड है, इसकी आपकी 10 सेंटीमीटर लंबाई है, ये आपकी 20 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये आपका क्या दिया गया है कि असमानांतर भुजाएं क्या है, बराबर है, यानी कि ये भी 10 है और ये भी आपका 10 है। तो जो भी आपका असमानांतर भुजाएं अगर समलंब चतुर्भुज में बराबर होती है, तो अगर यहाँ पर से अगर हाइट डाल दिया यानी कि परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, क्या डाल दिया जाए, यहाँ पर से परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, तो ये दोनों जो भाग होता है वो क्या करता है, बराबर भागों में बांट दी जाती है। यानी कि अगर ये 10 है तो ये भी आपका कितना रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आपकी 10 ही लंबाई रहेगी। तो बच कितनी गई, टोटल आपका 20 है तो बचा कितना, 10। 10 को क्या कर देंगे, ये भी आपकी लंबाई 5 हो जाएगी और ये भी आपकी लंबाई 5 हो जाएगी। तो ये हमें 10 पता है, ये हमें 5 पता है, तो ये आपकी यहाँ पर से हाइट निकल जाएगी। क्योंकि एरिया निकालने के लिए, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, हाफ इंटू दोनों जो आपका समानांतर भुजा है उनका योग, यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ पर बोल सकते हैं सम ऑफ पैरेलल, आपका पैरेलल ये हो गया पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू आपका क्या हो जाता है हाइट, या फिर बोल सकते हैं यानी कि पैरेलल साइड के दोनों के बीच का अंतर भी बोल सकते हैं या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। ये आपका एरिया होता है इसका क्षेत्रफल निकालने का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें हाइट निकालनी होगी। तो हाइट आपका ये 10 है, ये 5 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, √75 यानी कि 5√3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो अब हमें सब कुछ पता है, तो पुट कर देंगे वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा हाफ इंटू दोनों पैरेलल साइड का सम कितना हो जाएगा, ये 10 है ये 20 है, यानी कि 20 10 कितना हो जाएगा 30। हाइट यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 5√3। कितनी है, 5√3। हल करेंगे आंसर आएगा आपका 2 से 30 आपका 15 बार में चला जाएगा, 15 से 5 में गुना करेंगे, 15 5 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 84 रुपये प्रति दर्जन की दर से केक बेचने पर
एक बेकर को 12% का लाभ कमाता है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे प्रत्येक केक को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर सबसे पहले निकाल लेते कि एक केक को जो है बेचा उसने कितने में, तो 12, यानी कि एक दर्जन को उसने 84 में बेचा, यानी कि एक दर्जन में कितना केक रहा होगा, 12, क्योंकि एक दर्जन यानी कि 12 केक, तो टोटल कितने में बेचा, 84 में। तो अगर हमें एक केक का वैल्यू निकालना है तो 84 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7, यानी कि एक केक को जो है कितने रुपये में उसने बेचा, 7 रुपये में बेच दिया। तो 7 रुपये में बेचने पर उसे कितने का लाभ हो रहा है, 12% का, यानी कि 100% के सामान को 112 में बेचा। लेकिन अब वो चाह रहा है कि 112 की जगह 20% का लाभ हो, यानी कि 12% की जगह 20% का लाभ हो, यानी कि उसे बेचना कितने में पड़ेगा, 100 का सामान 120% में बेचना होगा। हल करेंगे, आपको प्रत्येक केक का क्रय मूल्य आ जाए, सॉरी क्रय मूल्य नहीं, विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो हल करेंगे, यहाँ पर 4 से काटेंगे तो आपका 4 से 8 से भी आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर काट लेते 8 आपका 1 8 चौक 32, फिर यहाँ पर 8 1 4 8 25 40, ये आपका 7 दूनी 14, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा आपका 7.5 रुपये प्रत्येक केक का विक्रय मूल्य आ गया, और इस पर इसे 20% का लाभ भी होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह छोटी से छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए जिसे जो है इतने में जोड़ने पर प्राप्त योग पूर्ण संख्या हो जाए। तो सबसे पहले जो है कोई भी जब इस तरीके से पूर्णांक रहता है तो इसे हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2/3, 3 पूर्णांक 2/3 को 3 + 2/3 भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका पहले वाली ये जो दिया गया संख्या, ये तो पहले से ही इंटीजर है, पहले से ही पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है, तो पहले से ही होल नंबर है, तो इसे पहले ही हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ हटा देंगे। तो हमें अब मतलब किससे है, जो फ्रैक्शन में संख्या दी गई, जैसे कि 2/3, फिर आपकी क्या है 7/12, फिर आपकी क्या है 9/36 है, 5 में तो आपका पहले से ही आपका ये पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है। फिर आपका क्या बचा यहाँ पर से 1/12। अब क्या कर देंगे, सभी को जोड़ देंगे, एलसीएम आपका कितना हो जाएगा 36, आपका कितना हो जाएगा 12 तिया 36, यानी कि 12 दूनी 24, 12 तिया 7 तिया 21, 9 12 तिया 36, यानी कि 3, कितना आ जाएगा आपका 9 3 12, तो 12 तिया 36 24, अब 12 36, 36 1 37, अब 20 आपका कितना हो जाएगा 57 बटा कितना हो जाएगा 36। यानी कि जो भी संख्या अगर हमें इसे पूर्ण संख्या में यानी कि होल नंबर में बनाना है तो ये तो आपकी संख्या 1 से बड़ी आएगी, 1 से बड़ी यानी कि 2 से कम आएगी, और 1 से बड़ी ये संख्या फिलहाल है। तो हमें अगर इसे होल नंबर में चेंज करना है तो अगर हम लोग इसे 2 से घटा दे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या जोड़ दिया जाए कि ये संख्या पूर्ण संख्या बन जाए, क्योंकि अभी जो है 1 पॉइंट समथिंग आएगा डिवाइड करने पर, तो हम लोग मान लेते कि अगर 2 से घटा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ दी जाए कि वह क्या बन जाए, पूर्ण संख्या बन जाए। तो हल कर लेंगे, यहाँ पर 36 दूनी 72, 72 में से 57 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 60, 12 3 आपका कितना हो जाएगा 15 बटा आपका कितना हो गया 36, 3 से काटेंगे 5 बार में, ये आपके 12 बार में, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5/12। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक आदमी जो है 4 घंटे में 360 किलोमीटर की यात्रा करता है, जिसमें से कुछ दूरी वह हवाई जहाज से और कुछ दूरी रेलगाड़ी से तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा हवाई जहाज से करता तो वह रेलगाड़ी से की गई यात्रा में लगे समय का 4/5 समय बचा लेता, क्या कर लेता, बचा लेता, और अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हवाई जहाज द्वारा की गई यात्रा में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए कि कितना, यानी कि हवाई ये जो टोटल दूरी 360 किलोमीटर तय किया गया है हवाई जहाज और रेलगाड़ी से, तो इनमें से कितनी दूरी केवल जो है हवाई जहाज से तय की गई है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग इस लाइन वाले में ध्यान देंगे, इस लाइन वाले में ध्यान देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो है बोला गया है कि ये जो हवाई जहाज है ये जो है अगर कुल दूरी यानी कि 360 किलोमीटर कुल दूरी जो है हवाई जहाज से ही तय किया जाता तो वह मूलतः यानी कि पहले जितना समय ले रहा था वह उससे क्या करता 2 घंटे कम समय लेता, क्या करता 2 घंटे कम समय लेता। यानी कि अगर पहले 4 घंटे ले रहा था तो उससे 2 घंटा कम समय, यानी कि एरोप्लेन जो है 360 किलोमीटर चलने में कितना घंटा लेता, तो 2 घंटे मात्र लेता।
फिर यहाँ पर इस लाइन में जो है यहाँ पर बोला गया है कि एरोप्लेन जो है जितना समय लेता है, यानी कि ये जो है 360 किलोमीटर जितनी दूरी जाने में समय लेता है, उतनी दूरी यानी कि रेलगाड़ी द्वारा जो है उतनी ही दूरी को तय करने में, यानी कि 360 किलोमीटर को तय करने में, इसकी हमें फिलहाल चाल नहीं पता है तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं हम लोग, टी मान लेते हैं, क्योंकि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो यहाँ पर हम लोगों ने ट्रेन का चाल मान लिया टी, उसमें से क्या होता है 4/5 समय बचा लेता है, यानी कि समय कितना लेता है, तो 1/5 लेता है, यानी कि ट्रेन जितना समय लेता है उसका 1/5 समय कौन लेता है, 1/5 समय, सॉरी मतलब यानी कि ट्रेन जितना समय लेता है उसका 1/5 समय कौन लेता है, तो एरोप्लेन लेता है। तो यहाँ पर हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा, ये काटेंगे 5 से तो आपका आ जाएगा, ये आपका यहाँ पर 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, ये आपका 2 से 36 बार में चला जाएगा, यानी कि ट्रेन की यहाँ पर से आपकी स्पीड कितनी आ गई, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या आ गई, ट्रेन की स्पीड आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एरोप्लेन की भी स्पीड चाहिए, तो एरोप्लेन 360 किलोमीटर 2 घंटे में चलता है, तो 1 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा, यानी कि उसकी स्पीड कितनी होगी, क्योंकि स्पीड बराबर आपका होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, तो ध्यान रखिएगा ये आप। तो डिस्टेंस कितना दिया है 360 किलोमीटर, समय कितना है 2 घंटा, यानी कि चाल कितना हो जाएगा 360/2, यानी कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या हो जाएगी, एरोप्लेन की चाल हो जाएगी। तो दोनों की चाल हमें पता चल गई है, लेकिन हमें निकालना है कि हवाई जहाज द्वारा तय किया गया दूरी कितना था। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 360 में से यक्ष दूरी जो है किसके द्वारा तय किया गया, एरोप्लेन से, किस चाल से उसने तय किया होगा, 180 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो यहाँ पर आपका समय हो गया। फिर जो बाकी बची दूरी, तो x किलोमीटर हवाई जहाज से, तो बाकी बची दूरी कितनी रही होगी, 360 माइनस x, और इसे जो है किस चाल से तय करेगा ट्रेन, 36 किलोमीटर प्रति घंटा से, इधर भी समय इधर भी समय, और टोटल समय कितना लगता है तय करने में, 4 घंटा। हल करेंगे, जो यक्ष का वैल्यू आएगा वही क्या होगी, हवाई जहाज द्वारा तय की गई दूरी होगी। हल करेंगे, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, 36 25 180, तो 5 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर देते हैं, गुना कर देंगे। हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, एलसीएम आपका 180 हो गया, इधर से 5x इधर से x, यानी कि क्या हो जाएगा -4x, फिर आपके क्या हो जाएंगे प्लस 36 25 180, यानी कि 1800 बराबर कितने हो जाएंगे 4, तो आपके कितने हो जाएंगे -4x बराबर 18 चौक 72 720, तो 1800 माइनस, यानी कि 720 माइनस 1800 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1080 होगा, यानी कि -1080। हल कर लेंगे, माइनस से माइनस चला गया, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 270 किलोमीटर, यानी कि हवाई जहाज के द्वारा 270 किलोमीटर दूरी तय की गई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हल करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले पूर्णांक है तो इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 चौक 40 1 41/10 माइनस 2 पूर्णांक 1/2 है तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 5/2 माइनस, यहाँ पर क्या है आपका मिडिल ब्रैकेट है आपका, कितना हो जाएगा 5/6। यहाँ पर पहले इन दोनों को हल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इन दोनों को हल करने पर आपका 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4 4 3 7 बटा कितना आएगा 10, यानी कि यहाँ पर आपके कितने आ गए -7/10। अब क्या करेंगे, हल करेंगे तो इन दोनों को पहले हल कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पर एलसीएम तो आपका 30 हो जाएगा, 6 पचे 30 5 पचे 25 10 या 30 7 21, 25 में से 21 गया तो 4। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हल कर लेंगे, क्या करेंगे 5/2 माइनस 4/30, तो कितना आ जाएगा आपका, तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 2 15 15 पचे 75, 75 में से आपका 4 गया तो कितना आ जाएगा 71/30। अब क्या कर देंगे 41/10 को 41/10, यानी कि इस तरीके से 41/10 माइनस 71/30 करेंगे तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर से 30, 41 तिया आपका कितना हो जाएगा 4 तिया 12, यानी कि 123, 123 माइनस 71 करेंगे तो आपका 23 दूनी 46, अच्छी आपका कितना हो जाएगा 52, यानी कि 52/30 आ जाएगा। हल करेंगे 2 से काटेंगे, ये 26 बार में, ये आपके 15 बार में, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा 26/15, ये आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि नए बजट में पेट्रोल के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए जिससे उसके पेट्रोल पर होने वाले खर्च ना बढ़े। तो पहले जो है ओवरऑल खर्च जो है शुरुआती कितनी रही होगी, खुद में 100% रही होगी।
अब जो है क्या हो गई, उसके मूल्य में वृद्धि हुआ यानी कि खर्च में भी वृद्धि आएगा। तो 100% में क्या हो गई, 20% की वृद्धि हो गई यानी कि 120% हो गई। तो अब बोल रहा है कि वह उसकी खर्च जो है क्या हो, वापस 120% से क्या हो जाए, 100% हो जाए। क्या हो जाए, वापस जो अगर उसकी 100% अभी यानी कि 100% थी, 100 से 120% हो गई, लेकिन वो चाह रहा है कि 120% से खर्च पुनः आपका 100% हो जाए। तो कमी कितनी करनी होगी, 120 से अगर 100 जाना है तो कमी हमें 20 की करनी होगी। किसमें, 120 में, परसेंट में वैल्यू चाहिए, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आएगा 20 से काटेंगे आपका 120 को 6 बार में चला जाएगा, 100/6 यानी कि 16.2/3% आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। हल करेंगे, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे 100, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना हो जाएगा, 1000। हल कर लेंगे, 2 शून्य 2 शून्य चला गया, कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, पचे 125, पचे 625, पचे 3125 यानी कि ये आपका 3125 बटा नीचे में 10 इंटू 1000 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000। हल करेंगे, डेसिमल में हमें वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा 0.3125। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पर क्या दिया गया, x माइनस 1/x का वैल्यू क्या दिया गया, 5 दिया गया। तो सबसे पहले जो है, जब आपका x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ रहे और हमें क्या चाहिए, x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना हो, हमें तो वैल्यू चाहिए इसका, लेकिन पहले हमें इसका वैल्यू निकालना होगा। तो इसका वैल्यू निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, a² प्लस 2 होता है। क्या होता है, डायरेक्ट निकालने का ये तरीका होता है। ए हम लोग किसे बोलते हैं, ये जो आपकी संख्या दी हुई रहती है उसे ए बोलते हैं। तो a² प्लस 2, तो ए कितना है, 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 25 और 2 कितना हो जाएगा, 27। अब हमें इसके बाद किसका वैल्यू चाहिए, x⁴ प्लस 1/x⁴ का वैल्यू चाहिए। तो हमें जो है यहाँ पर से यहाँ पर आने के लिए इसका जो है डायरेक्ट तरीका क्या होता है, तो इसका डायरेक्ट तरीका होता है a² प्लस आपका क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस नहीं, अबर में माइनस होगा, अबर में क्या हो जाएगा, माइनस। तो a² माइनस आपकी क्या हो जाएंगे 2। ये आपका डायरेक्ट तरीका है। तो 27 का स्क्वायर करेंगे तो 27 का स्क्वायर 729, 729 माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 727। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 300 मीटर लंबी ट्रेन के बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल यानी कि स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड बराबर आपको क्या बताया गया कि डिस्टेंस बाई टाइम होता है, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो ये फार्मूला ध्यान रखिएगा। तो दूरी आपकी कितनी दी गई है, 300 मीटर, समय कितना दिया गया है, 5 सेकेंड। हल करेंगे आपका चाल आएगा, लेकिन किस में आएगा, मीटर पर सेकंड में। चाल हमें किस में चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, क्योंकि ऑप्शन किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया। तो मीटर पर सेकंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना करते हैं। हल करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 5 5 कितना होता है, 25, 25 से काटेंगे एक बार में, फिर 5 बचा तो 25 दूनी 50, 12 इंटू 18 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 × 96, 6 9 12 9 आपका कितना हो जाएगा, 21, यानी कि 216 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपकी क्या आ गई, ट्रेन की चाल आ गई। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पर क्या दिया गया है, बोला गया कि त्रिभुज ABC में यहाँ पर जो एंगल दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि एंगल C का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हमें निश्चित अनुपात में एंगल ABC का निश्चित अनुपात में वैल्यू निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, A का हमें, B का और C का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, अगर A का वैल्यू चाहिए तो ये जो पहली संख्या दी गई है A में उसे छुपाएंगे, और ये जो B और C में दी गई उनका क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 6 × 18, तो यहाँ पर 18 अनुपात B का निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, B को छुपाएंगे, C और A का गुना करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। C का निकालना है तो C को छुपाएंगे, B और A का गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। कॉमन दिख रही है तो काट देंगे, 6 यहाँ पर, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यानी कि तीनों एंगल कितना आ जाएंगे, 3:2:1 आएगा। तो तीनों एंगल के यूनिट का सम कितना हो जाएगा, 3 2 5 1 6 यूनिट। और तीनों एंगल का सम डिग्री में कितना होता है, किसी भी त्रिभुजों के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, काटेंगे तो 30 डिग्री,
एक यूनिट का वैल्यू अगर 30 डिग्री है तो पूछा क्या जा रहा है सी का वैल्यू कितना, एक ही यूनिट है, यानी कि सी का जो है कितने डिग्री का वैल्यू है, तो एंगल सी जो है आपका 30 डिग्री है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिन्हें 7 से विभाजित करने पर शेष फल 1 बचता है। तो सबसे पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं कि 7 से ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 अंक, यानी कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से विभाजित होती है, वही आपका क्या होगा, आंसर यहाँ पर होगा। सिर्फ यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए ये आपका एक शेषफल दिया गया और कुछ नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर हम लोग जैसे कि यहाँ पर माने कि आपका 7 से आपका कितना हो जाता है, आपका 14, यानी कि 112, 112 आपका क्या होता है, 7 से कटता है, 112 आपके 7 से कट रहे, तो हम लोग क्या कर देंगे 113, क्या हो जाएगी वो संख्या 113। तो अगर ये 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 1 आएगा। यानी कि अगर हम लोग ये संख्या ढूंढ ले कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो हम लोग ऐसी वाली संख्या का भी पता लगा लेंगे, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर ही होगी। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसे ना ढूंढकर हम लोग इसे ढूंढेंगे कि ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाजित होती है और 3 अंकों की है। तो यहाँ पर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाती है, 3 अंकों की, 999 7 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, यहाँ पर हम लोग क्वोशिएंट पर ध्यान देंगे, यानी कि ये आपका भागफल पर। तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 7 1, तो आपका 14 होते तो 98 हो जाता है, तो यहाँ पर ही 98 हम लोग लगा देंगे। एक आपका यहाँ पर 9, कितना हो गया, 7 दूनी 14, शेषफल से हमें कोई भी मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आपका क्वोशिएंट कितना आ गया, 142। तो 142 आपका यहाँ पर कितना आ गया, 1 to 999 तक ऐसी संख्या आ गई जो कि 7 से विभाजित है। तो हमें इसमें से क्या करना होगा, 1 to 99 माइनस करना होगा कि ऐसी कितनी संख्याएं जो 99 तक 7 से विभाजित होती है, वो हमें इनसे माइनस करना होगा, क्योंकि हमें सिर्फ 3 अंकों की चाहिए। यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी कि 99 को क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 14 सत्ते 98, कितना आएगा 98, यानी कि 14 संख्या है। तो इसमें से क्या कर देंगे, 14 माइनस कर देंगे, हल करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके कितने हो जाएंगे, 14 या 42 28, यानी कि 128 आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि अबीर जो है 15% के लाभ पर कुणाल को एक वस्तु बेचता है, कुणाल इसे 10% के लाभ पर अमर को बेच देता है, अमर इसे जो है 5060 रुपये का भुगतान करता है। तो इसका मूल्य जो है क्रय मूल्य, यानी कि अबीर के हिसाब से उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अमर ने जो है कितना भुगतान किया था उसे खरीदने के लिए, 5060 रुपये, और उसे बेचने पर जो है कुणाल को कितना लाभ हुआ था, तो 10% का। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 1/10, यानी कि 10 यूनिट के सामान को 1 यूनिट के लाभ यानी कि 11 यूनिट में बेचा गया था। फिर जो है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है, 3/20, कितना हो जाता है, 3/20, यानी कि 20 के सामान कितना में बेचा गया था, 23 में। हल करेंगे, आपका यहाँ पर मूल्य क्रय मूल्य आ जाएगा, यानी कि CP आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 11 से काटेंगे तो 11 चौक 44, 11 चौक 66, 23 से आपका 46 20 बार में चला जाएगा, गुना करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 400 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका क्रय मूल्य, 4000 रुपये आपका क्रय मूल्य आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि उस सम चतुर्भुज यानी कि रोम्बस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप यानी कि पेरीमीटर 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक डायगोनल तो हमें पता है, दूसरा डायगोनल भी निकालना होगा अगर हमें एरिया चाहिए, क्योंकि एरिया का फार्मूला क्या होता है समचतुर्भुज में, हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है, यानी कि दोनों डायगोनल यानी कि दोनों विकर्ण का गुणज का हाफ क्या होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, दूसरे विकर्ण की लंबाई निकालने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया कि परिमाप कितना है, 164 है। तो चारों भुजा क्या होती है, समचतुर्भुज में बराबर होती है। तो अगर यहाँ पर 4 भुजा है तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, एक भुजा की लंबाई। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 4 से डिवाइड करेंगे तो 41 सेंटीमीटर आएगा। तो आपकी भुजा की लंबाई कितनी हो गई, 41 सेंटीमीटर। और एक विकर्ण कितना दिया गया, 80 सेंटीमीटर। तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों विकर्ण जो एक दूसरे को इक्वली और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। समचतुर्भुज में क्या होता है, दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वली बाइसेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो अगर इसकी पूरी लंबाई ये, अगर ये डायगोनल मान लेते ये A B C D,
यानी कि ये AC की लंबाई, पूरी डायगोनल की लंबाई 80 है, तो आधी कितनी हो जाएगी यहाँ पर, इसे O मान लेते हो, तो AO की लंबाई कितनी हो जाएगी 40। तो ये 41 है, ये 40 है, तो ये हमें निकालना होगा, यानी कि OB निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 41 का स्क्वायर माइनस आपका 40 का स्क्वायर होगा। हल करेंगे आपका कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 41 प्लस 40 कितना हो जाएगा 81, और माइनस करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि OB की लंबाई कितनी हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। तो OB की अगर लंबाई 9 सेंटीमीटर है तो BD की लंबाई कितनी हो जाएगी, इससे दोगुना, यानी कि 18 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हमें दोनों डायगोनल पता चल गई, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, ये पहली डायगोनल कितनी थी 80, दूसरी डायगोनल कितनी 18, हल करेंगे आंसर आएगा 9, 2 से 18 काटेंगे 9 बार में, 9 8 कितना हो जाएगा 72, यानी कि 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि 80 सेंटीमीटर चौड़ा रोड लोरल की त्रिज्या 77 सेंटीमीटर है, तो 96.8 मीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल तय करने में उसके घूर्णन की संख्या कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो इस तरीके के प्रश्न में जो है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो रोड लोरल है वो कैसा होता है, सिलिंड्रिकल आकार का, यानी कि बेलन आकार का होता है। यानी कि मैं इस तरीके से यहाँ पर बना दे रहा हूँ कि ये आपका क्या है, ये आपका इस तरीके से, ये आपका क्या रहता है, रोलर रहता है, कैसा रहता है, सिलिंड्रिकल आकार का होता है। तो यहाँ पर इसकी त्रिज्याएं कितनी दी गई है, त्रिज्या जो दी गई है कितनी दी गई है, 77 सेंटीमीटर दी गई। अगर ये 77 है तो ये भी आपका कितना रहेगा, ये भी आपकी 77 सेंटीमीटर ही रहेगी। और इसका क्या बोला गया कि चौड़ाई, यानी कि अगर इसकी चौड़ाई ये क्या दी गई है, चौड़ाई ये बोला जा रहा है, तो ये चौड़ाई असल में क्या है, इसकी हाइट है, यानी कि ये पूरी कितनी है, ये पूरी आपकी 80 सेंटीमीटर है। तो हमें त्रिज्या भी पता चल गई, ये आपकी असल में क्या है, ऊंचाई है, तो ऊंचाई कितनी आ गई 80 सेंटीमीटर आ गई। और यहाँ पर जो है तय कितना करना है, क्षेत्रफल 96.8 मीटर स्क्वायर, इतना क्षेत्रफल तय करना है। लेकिन किस आधार पर तय करेंगे, तो जब रोलर को घुमाया जाएगा तो इसके, यानी कि इसके जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर घुमाया जाएगा। जब जो रोलर को घुमाया जाएगा वो किस आधार पर घुमाया जाएगा, तो उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर घुमाया जाएगा। तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपका क्या हो जाता है, तो 2 पाई RH होता है। क्या होता है, 2 पाई RH होता है। तो यहाँ पर से अगर हम लोग इसके जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल दे और कुल क्षेत्रफल से डिवाइड कर दे, तो हमें क्या निकल जाएगा कि कितने बार उसे जो है घूर्णन करना होगा ताकि इतने एरिया को कवर कर ले, ये हमें पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल क्षेत्रफल है कितना है 96.8 मीटर स्क्वायर को इसके एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 इंटू पाई को क्या लिख सकते हैं 22/7, त्रिज्या भी कितनी दी गई है 77 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यानी कि हाइट एक तरीके से चौड़ाई ही इसकी ऊंचाई है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 80 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि ये जो एरिया दिया गया है वो मीटर में दिया गया है, तो जो आपकी त्रिज्या और यहाँ पर जो ऊंचाई दी गई है वो भी किस में हमें चेंज करना होगा, मीटर में चेंज करना होगा। तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए किसे डिवाइड करेंगे 100 से, और यहाँ भी क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। हल करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं, यहाँ पर से 7 से काटेंगे 77, 11 बार में चला जाएगा, 80 आपका 1 शून्य 1 शून्य चला गया। यहाँ पर से आपका ये पॉइंट है, ये 10 आपके चले जाएंगे यहाँ पर। फिर अब आपका हल करेंगे, 8 से ये आपका कटेगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 से 12 1 121 आपके हो गए। 11 से काटेंगे तो ये 11 बार में चला जाएगा। फिर आपके यहाँ पर ये आपके 11 से काटेंगे तो ये कितने बार में चले जाएंगे, 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 4 से काटेंगे 100 को कितने बार में चला जाएगा 25 बार में, यानी कि 25 कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो आपके टोटल कितने बार घूर्णन करनी होगी उस रोलर को, तो 25 बार टोटल घूर्णन करनी होगी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से, यानी कि जिससे जो है 3 घटाने पर प्राप्त
21, 24, 30 और 45 से विभाज्य हुआ कौन सी संख्या। तो इस तरीके के बाई ऑप्शन बनाना सबसे बेहतर रहता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सभी संख्याओं में से 3 माइनस कर देंगे। 3 माइनस करने पर क्या होगा, जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या क्या होनी चाहिए, इन चारों संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। फिर तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 977, यहाँ पर कितना हो जाएगा 880, यहाँ पर आपके 840 और यहाँ पर आपके 857 हो जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि एक संख्या 30 है। 30 से कटने का नियम क्या होना चाहिए, वो संख्या 10 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। और 10 से कटने का नियम क्या होता है कि इकाई अंक में जो भी संख्याएं दी गई है उनका इकाई अंक 0 है, तभी वह पूरी संख्या 10 से कटेगी पूर्णतः। तो क्या यहाँ पर 0 है, नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 0 हो सकता है, यहाँ पर 0 हो सकता है, यहाँ पर 0 नहीं है, यहाँ नहीं होगा। एक ऑप्शन यानी कि 2 ऑप्शन हट गए। अब क्या है, 30 से कटने का नियम 3 से भी कटना चाहिए। और 3 से कटने का नियम क्या होता है, 3 से कटने का नियम होता है कि जो भी संख्या दी गई है उनके डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए, तो वह संख्या पूर्णतः 3 से कटेगी। तो 8 4 कितना होता है 12, 12 3 से कट रहा है, यानी कि पूरी संख्या 3 से कटेगी। 8 8 16, 16 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, यानी कि ये संख्या पूर्णतः 3 से नहीं कटेगी, यानी कि 30 से नहीं कटेगी। ये कट एक ही ऑप्शन बच रहा है, यानी कि यही आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। बाकी आपको कोई भी चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का वैल्यू दिया गया है और आपसे इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू लगाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक्स वाई जेड का बराबर वैल्यू मान ले, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं बोला गया है कि हम लोग बराबर वैल्यू मान सकते हैं या नहीं, एक वैल्यू यहाँ पर नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, क्योंकि अगर यक्स का वैल्यू 1 रखते हैं तो वाई और जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो इधर 1 इधर 2 बराबर तो नहीं हो रहा है। यहाँ पर अगर 2 मान लेते हम लोग तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। यक्स का वैल्यू अगर 2 मान ले, वाई का भी वैल्यू 2 मान ले, जेड का वैल्यू 2 मान ले, तो इधर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4, और 2 कितने हो जाएंगे 4, बराबर हो रहे। यहाँ पर भी आप पुट करेंगे तो बराबर हो जाएंगे, यहाँ भी पुट करेंगे तो बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम लोग ने बिल्कुल सही सोचा है कि एक्स वार वाई और जेड का वैल्यू 2 होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना है 2, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 यानी कि 2 1 कितना हो जाएगा 3। जेड का भी वैल्यू 2 है तो 2 1 3, एलसीएम आपका 3, ऊपर में योग 3 3 बटा 3 यानी कि आपका एक आंसर होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन पर उसके बिंदु से 6 मीटर दूर स्थित पर बिंदु को स्पर्श करता है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि कितनी है। तो मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी पेड़ है, ये आपकी पेड़ है। अब मान लीजिए कि यहाँ पर से क्या हो गई, पेड़ टूट गई, और ये जो है ये वाला जो सिरा है वो कहाँ लग गया, ये नीचे धरती पर जाकर लग गई। तो आपसे बोला गया है कि ये जहाँ पर से टूटी और जहाँ से पद है यहाँ से यहाँ तक, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 8 मीटर ऊंचाई है। और यहाँ यानी कि इसके जड़ से और यहाँ पर जहाँ पर सटी है टूटकर, उन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई कितनी है। तो अगर हमें इसकी लंबाई पता चल जाए, क्योंकि ये जो भाग है वही भाग तो ऊपर से टूटकर नीचे ये जमीन में लग गया, तो अगर ये लंबाई पता चल जाए तो हमें पेड़ की लंबाई पता चल जाएगी। तो यहाँ पर आपका क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो ये 8 है, ये 6 है। मैं पहले वाली वीडियो में काफ़ी बार आपको ट्रिपलेट बोल चुका हूँ कि 8 और 6 का ट्रिपलेट क्या बनता है, 10 मीटर का बनता है। तो ये आपका 8 मीटर, ये आपका 10 मीटर, जोड़ देंगे दोनों का पेड़ की लंबाई आ जाएगी। कितना हो जाएगा, 10 और 8 18 मीटर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिससे 76, 151 और 226 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। तो बाई ऑप्शन भी बना सकते हैं या फिर मैं बेसिक से भी आपको बता दूंगा कि कैसे बनाया जाता है। बाई ऑप्शन से जब चेक करेंगे तो पहला ऑप्शन 75 से डिवाइड करेंगे, एक शेषफल आ रहा है 75 दूनी 150, एक शेषफल 75 7 21 5 15 यानी कि 225 आ रहा है। यहाँ भी एक शेषफल आपका बच रहा है। तो समान शेषफल, यहाँ भी एक शेषफल, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, तीनों में आपके समान शेषफल बच रहे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 ही बिल्कुल सही होगा। बाकी आपको चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इसे बेसिक से बनाना चाहते तो इस तरीके से बनाया जाता है ये प्रश्न की। पहले क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 76 और 151 का डिफरेंस 75 होगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 151 और 226 का डिफरेंस आपका
75 का ही होगा। फिर 76 और 226 का डिफरेंस कितना हो जाएगा आपका, 15 7 22, यानी कि 150 का डिफरेंस होगा। तो 75 75 और 150 का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ ले लेंगे यार, जो एचसीएफ आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो हमें साफ दिख रहा है कि 75 75 और 150 का एचसीएफ कितना होगा, 75 ही होगा, क्योंकि ये तीनों संख्या 75 से कट रही है। तो ये आपका एचसीएफ होगा। तो ये आपका बेसिक या फिर बाई ऑप्शन जो भी आपको बेहतर लगे बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। ये आपका क्या है, ग्राफ का क्वेश्चन है। ग्राफ में क्या दिया गया है, वर्ष के नाम दिए गए, जनसंख्या दी गई है, बिजली का खपत किस में दिया गया है, गीगावाट में दिया गया है। यानी कि 1 गीगावाट में जो है कितना है, 100 मिलियन वाट है। ये आपका बोला गया है। जैसे कि यहाँ पर 25 गीगावाट है तो उसमें 1 गीगावाट बराबर 100 मिलियन वाट है, यानी कि टोटल जो है 2500 मिलियन वाट है ये आपका। क्वेश्चन में देखेंगे पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वर्ष 2016 में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत कितनी थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो टोटल खपत पहले, क्योंकि इसमें खपत जो है किस में पूछी जा रही है, वाट में पूछी जा रही है। यानी कि ये जो 2016 में जो खपत गीगावाट में दिया गया पहले उसे वाट में चेंज करेंगे। तो 1 गीगावाट बराबर 100 मिलियन वाट है, तो 40 गीगावाट का कितना हो जाएगा, 4000 मिलियन वाट होगा। और हमें प्रति व्यक्ति खपत निकालनी है, तो टोटल कितने हैं व्यक्ति थे, 30 व्यक्ति। तो 30 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 0 0 चला गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 133.33 वाट आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31। ये आपका क्या है, ग्राफ सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 2015 से 2016 के बीच बिजली की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, आपसे पूछा जा रहा है। तो 15 से 19, तो ये आपसे 25 से कितना हो गया, 100 हो गया। 25 गीगावाट से कितना हो गया, 100 गीगावाट। तो कितने की वृद्धि हुई, 75 की वृद्धि हुई। कितने में, 25 में। परसेंट में वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, 100 से गुना करेंगे, हल करेंगे, आंसर आ जाएगा। 25 से 75 3 बार में चला जाएगा, 3 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 300%। ही आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32। यह आपका क्या है, ग्राफ फिर आपका सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किस वर्ष में बिजली की खपत में 50% की वृद्धि हुई, यानी कि आधा की क्या हो गई, पिछले साल की तुलना में वृद्धि हो गई। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। 25 का आधा कितना होता है, 12.5। जब जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 37.5 होना चाहिए। यहाँ कितना है, 40 है, यानी कि आधा की तो वृद्धि नहीं हुआ, यानी कि 2016 नहीं हो सकता। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अब हम लोग 2017 चेक करेंगे तो 40 से कितना हो गया, 60। 40 का आधा कितना होता है, 20। 20 और 40 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 60 ही होता है। यानी कि यहाँ पर 50% की वृद्धि देखने को मिल रही है। तो कौन सा साल है, 2017। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। ग्राफ आपका सेम है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उपरोक्त तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रति व्यक्ति बिजली की खपत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि प्रति व्यक्ति बिजली खपत में जो है कौन सा ऑप्शन इन चारों ऑप्शनों में से सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर इसमें प्रति व्यक्ति बिजली खपत के संदर्भ में, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना होगा, सभी वर्षों का बिजली खपत यानी कि निकालना होगा। जैसे कि 15 और 19 के मध्य में कमी कितनी हुई, 15 से 19 में 40% वृद्धि हुई। ये मैं सिर्फ आपको ऑप्शन 3 का जो है मैं यहाँ पर करके दिखा दे रहा हूँ कि किस तरीके से बोला जा रहा है। बाकी आप खुद से चेक करके देख लीजिएगा, कोई भी सही नहीं होगा। तो ऑप्शन 3 के हिसाब से यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि 15 और 2019 के मध्य में क्या हुई, वृद्धि हुई। तो 2015 में आपकी जनसंख्या कितनी थी, 20 थी, और खपत कितना था, 25। तो 25 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 यानी कि 1.25 गीगावाट आएगा प्रति व्यक्ति खपत। और 2019 में खपत कितनी थी, तो 2019 में आपकी खपत कितनी थी, 100/60, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा, 3/5, यानी कि लगभग आपका 1.2 यानी कि 1.66 गीगावाट का इतना का खपत हो रहा है। तो सही है आपका 1.25 है, ये एक आपका 1.66, यानी कि आपकी क्या हुई है, वृद्धि देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। बाकी ऑप्शनों को आप खुद चेक करके देख लीजिएगा, आपका ऑप्शन सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। ये आपका क्या है, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, तो हल कर लेंगे। 216 को 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ पर क्या है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौक 24। हल करेंगे, 36 और 24 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा,
3 2 5 1 6, 60 माइनस 10 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 50। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।